नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता अध्याय 4। वनकन्या को यकायक जमीन से निकलकर पैर पकड़ते देख वीरेंद्र सिंह एकदम घबरा उठे। देर तक सोचते रहे कि यह क्या मामला है, यहाँ वनकन्या क्यों करा पहुंची और यह योगी कौन है जो इसकी मदद कर रहे हैं। आखिर बहुत देर तक चुप रहने के बाद कुमार ने योगी से कहा, मैं इस वनकन्या को जानता हूं, इसने हमारे साथ बड़ा भारी उपकार किया है और मैं इससे बहुत कुछ वादा भी कर चुका हूं, लेकिन मेरा वह वादा बिना कुमारी चंद्रकांता के मिले पूरा नहीं हो सकता। देखिए इसी खत में जो आपने दिया है क्या शर्त है। खुद इन्होंने लिखा है कि मुझसे और कुमारी चंद्रकांता से एक ही दिन शादी हो और इस बात को मैंने मंजूर किया है, पर जब कुमारी चंद्रकांता ही इस दुनिया से चली गई तब मैं किसी से ब्याह नहीं कर सकता। इकरार दोनों से एक साथ ही शादी करने का है। योगी वनकन्या की तरफ देखकर, क्यों री, तू मुझे झूठा बनाना चाहती है। वनकन्या हाथ जोड़कर, नहीं महाराज, मैं आपको कैसे झूठा बना सकती हूँ। आप इनसे यह पूछें कि इन्होंने कैसे मालूम किया कि चंद्रकांता मर गई। योगी कुमार से कुछ सुना, यह लड़की क्या कहती है। तुमने कैसा जाना कि कुमारी चंद्रकांता मर गई है। कुमार कुछ चौकन्ने होकर, क्या कुमारी जीती है। योगी जो मैं पूछता हूं पहले उसका तो जवाब दे दो। कुमार पहले जब मैं इस खोह में आया था तब इस जगह मैंने कुमारी चंद्रकांता और चपला को देखा था, बल्कि बातचीत भी की थी। आज उन दोनों की जगह इन दो लाशों को देखने से मालूम हुआ कि ये दोनों, इतना कहा था कि गला भर आया। योगी तेज सिंह की तरफ देखकर, क्या तुम्हारी अक्ल भी चरने चली गई। इन दोनों लाशों को देखकर इतना न पहचान सके कि ये मर्दों की लाशें हैं या औरतों की। इनकी लंबाई और बनावट पर भी कुछ ख्याल न किया। तेज सिंह घबरा कर तथा दोनों लाशों की तरफ गौर से देख और शर्मा कर, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने इन दोनों लाशों पर गौर नहीं किया। कुमार के साथ ही मैं भी घबरा गया। हकीकत में दोनों लाशें मर्दों की हैं, औरतों की नहीं। योगी यारों से ऐसी भूल का होना कितने शर्म की बात है। इस जरा सी भूल में कुमार की जान जा चुकी थी। उंगली से इशारा करके, देखो उस तरफ उन दोनों पहाड़ियों के बीच में। इतना इशारा बहुत है क्योंकि तुम इस तहखाने का हाल जानते हो, अपने उस्ताद से सुन चुके हो। तेज सिंह ने उस तरफ देखा, साथ ही टकटकी बंद गई। कुमार भी उसी तरफ देखने लगे। देवी सिंह और ज्योतिषी जी की निगाह भी उधर ही जा पड़ी। यकायक तेज सिंह घबरा कर बोले, ओ यह क्या हो गया। तेज सिंह के इतना कहने से और भी सभी का ख्याल उसी तरफ चला गया। कुछ देर बाद योगी जी से और बातचीत करने के लिए तेज सिंह उनकी तरफ घूमे, मगर उनको न पाया। वनकन्या भी दिखाई न पड़ी, बल्कि यह भी मालूम न हुआ कि वे दोनों किस राह से आए थे और कब चले गए। जब तक वनकन्या और योगी जी यहाँ थे उनके आने का रास्ता भी खुला हुआ था। दीवार में दरार मालूम पड़ती थी, जमीन फटी हुई दिखाई देती थी, मगर अब कहीं कुछ नहीं था। आखिर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, मुझे अभी तक यह न मालूम हुआ कि योगी जी ने उंगली के इशारे से तुम्हें क्या दिखाया और इतनी देर तक तुम्हारा ध्यान कहाँ अटका रहा। तुम क्या देखते रहे और अब वे दोनों कहाँ गायब हो गए। तेज सिंह क्या बताएं कि वे दोनों कहाँ चले गए। कुछ खुलासा हाल उनसे न मिल सका। अब बहुत आश्चर्य करना पड़ेगा। वीरेंद्र आखिर तुम उस तरफ क्या देख रहे थे। तेज सिंह हम क्या देखते थे, इस हाल के कहने में बड़ी देर लगेगी और अब यहाँ इन मुर्दों की बदबू से रुका नहीं जाता। इन्हें ऐसी जगह छोड़ इस तिलिस्म के बाहर चलिए, वहां जो कुछ हाल है कहूंगा, मगर यहाँ से चलने के पहले उसे देख लीजिए जिसे इतनी देर तक मैं ताज्जुब से देख रहा था। वह दोनों पहाड़ियों के बीच में जो दरवाजा खुला नजर आ रहा है सो पहले बंद था। यही ताज्जुब की बात थी। अब चलिए, मगर हम लोगों को कल फिर यहाँ लौटना पड़ेगा। यह तिलिस्म ऐसे राह पर बना हुआ है कि अंदर अंदर यहाँ तक आने में लगभग 5 कोस का फासला मालूम पड़ता है और बाहर की राह से अगर इस तहखाने तक आए तो 15 कोस चलना पड़ेगा। कुमार खैर यहाँ से चलो, मगर इस हाल को खुलासा सुने बिना तबीयत घबरा रही है। जिस तरह चारों आदमी तिलिस्म की राह से यहाँ तक पहुंचे थे उसी तरह तिलिस्म के बाहर हुए। आज इन लोगों को बाहर आने तक आधी रात बीत गई। इनके लश्कर वाले घबरा रहे थे कि पहले तो पहर दिन बाकी रहते बाहर निकल आते थे, आज देर क्यों हुई। जब ये लोग अपने खेमे में पहुंचे तो सभी का जी ठिकाने हुआ। तेज सिंह ने कुमार से कहा, इस वक्त आप सो रहे हैं, कल आपसे जो कुछ कहना है कहूंगा। ये तो मालूम हुआ कि कुमारी चंद्रकांता जीती है, मगर कहाँ है और उस खोह में से क्यों कर निकल गई। वनकन्या कौन है। योगी जी कहाँ से आए।
तेज सिंह को उन्होंने क्या दिखाया इत्यादि बातों को सोचते और ख्याल दौड़ाते कुमार ने सुबह कर दी। एक घड़ी भी नींद न आई। अभी सवेरा नहीं हुआ कि पलंग से उतर जल्दी के मारे खुद तेज सिंह के डेरे में गए। वे अभी तक सोए थे, उन्हें जगाया। तेज सिंह ने उठकर कुमार को सलाम किया। जी में तो समझ ही गए थे कि वही बात पूछने के लिए कुमार बेताब हैं और इसी से इन्होंने आकर मुझे इतनी जल्दी उठाया है, मगर फिर भी पूछा, कहिए क्या है जो इतने सवेरे आप उठे हैं? कुमार, रात भर नींद नहीं आई, अब जो कुछ कहना हो जल्दी कहो, जी बेचैन है। तेज सिंह, अच्छा आप बैठ जाइए, मैं कहता हूँ। कुमार बैठ गए और देवी सिंह तथा ज्योतिषी जी को भी उसी जगह बुलवा भेजा। जब वे आ गए, तेज सिंह ने कहना शुरू किया, ये तो मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ कि कुमारी चंद्रकांता को कौन ले गया या वह योगी कौन थे और वन कन्या की मदद क्यों करने लगे, मगर उन्होंने जो कुछ मुझे दिखाया वह इतने ताज्जुब की बात थी कि मैं उसे देखने में ही इतना डूबा कि योगी जी से कुछ पूछ न सका और वे भी बिना कुछ खुलासा हाल कहे चलते बने। उस दिन पहले पहर जब मैं आपको खोह में ले गया, तब वहां का हाल जो कुछ मैंने अपने गुरुजी से सुना था, आपसे कहा था, याद है? कुमार, बखूबी याद है। तेज सिंह, मैंने क्या कहा था? कुमार, तुमने यही कहा था कि उसमें बड़ा भारी खजाना है, मगर उस पर एक छोटा सा तिलिस्म भी बंधा हुआ है जो बहुत सहज में टूट सकेगा, क्योंकि उसके तोड़ने की तरकीब तुम्हारे उस्ताद तुम्हें कुछ बता गए हैं। तेज सिंह, हाँ ठीक है, मैंने यही कहा था। उस खोह में मैंने आपको एक दरवाजा 2 पहाड़ियों के बीच में दिखाया था, जिसे योगी ने मुझे इशारे से बताया था। उस दरवाजे को खुला देख मुझे मालूम हो गया कि उस तिलिस्म को किसी ने तोड़ डाला और वहां का खजाना ले लिया। उसी वक्त मुझे यह ख्याल आया कि योगी ने उस दरवाजे की तरफ इसीलिए इशारा किया कि जिसने तिलिस्म तोड़कर वह खजाना लिया है वही कुमारी चंद्रकांता को भी ले गया होगा। इसी सोच और आश्चर्य में डूबा हुआ मैं एकटक उस दरवाजे की तरफ देखता रह गया और योगी महाराज चलते बने। तेज सिंह की इतनी बात सुनकर बड़ी देर तक कुमार चुप बैठे रहे। बदहवासी सी छा गई। इसके बाद संभल कर बैठे और फिर बोले, कुमार, तो कुमारी चंद्रकांता फिर एक नई बला में फंस गई। तेज सिंह, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। कुमार, तब इसका पता कैसे लगे? अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह, पहले हम लोगों को उस खोह में चलना चाहिए। वहां चलकर उस तिलिस्म को देखें जिसे तोड़कर कोई दूसरा वह खजाना ले गया है। शायद वहां कुछ मिले या कोई निशान पाया जाए। इसके बाद जो कुछ सलाह होगी की जाएगी। कुमार, अच्छा चलो, मगर इस वक्त एक बात का ख्याल और मेरे जी में आता है। तेज सिंह, वह क्या? कुमार, जब बद्रीनाथ को कैद करने उस खोह में गए थे और दरवाजा न खुलने पर वापस आए, उस वक्त भी शायद उस दरवाजे को भीतर से उसी ने बंद कर लिया हो जिसने उस तिलिस्म को तोड़ा है। वह उस वक्त उसके अंदर रहा होगा। तेज सिंह, आपका ख्याल ठीक है, जरूर यही बात है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि उसी ने शिवदत्त को भी छुड़ाया होगा। कुमार, हो सकता है, मगर जब छूटने पर शिवदत्त ने बेईमानी पर कमर बांधी और पीछे मेरे लश्कर पर धावा मारा, तो क्या उसी ने फिर शिवदत्त को गिरफ्तार करके उस खोह में डाल दिया? और क्या वह पुर्जा भी उसी का लिखा था जो शिवदत्त के गायब होने के बाद उसके पलंग पर मिला था? तेज सिंह, हो सकता है। कुमार, तो इससे मालूम होता है कि वह हमारा दोस्त भी है, मगर दोस्त है तो फिर कुमारी को क्यों ले गया? तेज सिंह, इसका जवाब देना मुश्किल है, कुछ अक्ल काम नहीं करती। सिवाय इसके शिवदत्त के छूटने के बाद भी तो आपको उस खोह में जाने का मौका पड़ा था और हम लोग भी आपको खोजते हुए उस खोह में पहुंचे। उस वक्त चपला ने तो नहीं कहा कि इस खोह में कोई आया था जिसने शिवदत्त को एक दफा छुड़ा के फिर कैद कर दिया। उसने उसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने तो कहा था कि हम शिवदत्त को बराबर इसी खोह में देखते हैं। न उसने कोई खौफ की बात बताई। कुमार, मामला तो बहुत ही पेचीदा मालूम पड़ता है, मगर तुम भी कुछ गलती कर गए। तेज सिंह, मैंने क्या गलती की? कुमार, कल योगी ने दीवार से निकलकर मुझे कूदने से रोका, इसके बाद जमीन पर लात मारी और वहां की जमीन फट गई और वन कन्या निकल आई। तो योगी कोई देवता तो थे ही नहीं कि लात मार के जमीन फाड़ डालते। जरूर वहां पर जमीन के अंदर कोई तरकीब है। तुम्हें भी मुनासिब था कि उसी तरह लात मारकर देखते कि जमीन फटती है या नहीं। तेज सिंह, यह आपने बहुत ठीक कहा, तो अब क्या करें? कुमार, आज फिर चलो, शायद कुछ काम निकल जाए। अभी खोह में जाने की क्या जरूरत है? तेज सिंह, ठीक है, चलिए। आज फिर कुमार और तीनों अयार उस तिलिस्म में गए। मालूमी राह से घूमते हुए उसी दालान में पहुंचे जहां योगी निकले थे। जाकर देखा तो वे दोनों सड़ी और जानवरों की खाई हुई लाशें वहां न थीं। जमीन धोई धोई साफ मालूम पड़ती थी। थोड़ी देर तक ताज्जुब में भरे ये लोग खड़े रहे। इसके बाद तेज सिंह ने गौर करके उसी जगह जोर से लात मारी जहां योगी ने लात मारी थी। फौरन उसी जगह से जमीन फट गई और नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां नजर पड़ी। खुशी खुशी ये चारों आदमी नीचे उतरे।
वहां एक अंधेरी कोठरी में घूम घूम कर इन लोगों को कोई दूसरा दरवाजा खोजना पड़ा, मगर पता न लगा। लाचार होकर फिर बाहर निकल आए, लेकिन वह फटी हुई जमीन फिर न जुड़ी, उसी तरह खुली रह गई। तेज सिंह ने कहा, मालूम होता है कि भीतर से बंद करने की कोई तरकीब इसमें है जो हम लोगों को मालूम नहीं। खैर, जो भी हो, काम कुछ न निकला। अब बिना बाहर की राह इस खो में आए कोई मतलब सिद्ध न होगा। चारों आदमी तिलिस्म के बाहर हुए। तेज सिंह ने ताला बंद कर दिया। एक रोज टिक कर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह सेनापति को नायब मुकर्रर करके चुनारगढ़ भेज देने के बाद नौगढ़ की तरफ कूच किया और वहां पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की। राजा सुरेंद्र सिंह के इशारे से जीत सिंह ने रात को एकांत में तिलिस्म का हाल कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा। उसके जवाब में जो कुछ ठीक ठीक हाल था, कुमार ने उसे कहा। जीत सिंह ने उसी जगह तेज सिंह को बुलवाकर कहा, तुम दोनों अय्यार कुमार को साथ लेकर खो में जाओ और उस छोटे तिलिस्म को कुमार के हाथ से फतह करवाओ, जिसका हाल तुम्हारे उस्ताद ने तुमसे कहा था। जो कुछ हुआ है सब इसी बीच में खुल जाएगा, लेकिन तिलिस्म फतह करने के पहले दो काम करो। एक तो थोड़े आदमी ले जाओ और महाराज शिवदत्त को उनकी रानी समेत यहाँ भेजवा दो। दूसरे, जब खो के अंदर जाना तो दरवाजा भीतर से बंद कर लेना। अब महाराज से मुलाकात करने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम लोग इसी वक्त यहाँ से कूच कर जाओ और रानी के वास्ते एक डोली भी साथ लेवाते जाओ। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तीनों अय्यारों और थोड़े आदमियों को साथ ले खो की तरफ कूच किया। सुबह होते होते ये लोग वहां पहुंचे। सिपाहियों को कुछ दूर छोड़ चारों आदमी खोह का दरवाजा खोलकर अंदर गए। राजा सुरेंद्र सिंह के सिपाहियों ने महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को नौगढ़ पहुंचाया। जीत सिंह की राय से उन दोनों को रहने के लिए सुंदर मकान दिया गया। उनकी हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई, मगर हिफाजत के लिए मकान के चारों तरफ सख्त पहरा मुकर्रर कर दिया गया। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह आपस में कुछ राय करके पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल, इन चारों कैदी अय्यारों को साथ ले उस मकान में गए जिसमें महाराज शिवदत्त और उनकी महारानी को रखा था। राजा सुरेंद्र सिंह के आने की खबर सुनकर महाराज शिवदत्त अपनी रानी को साथ लेकर दरवाजे तक इस्तकबाल अगवानी के लिए आए और मकान में ले जाकर आदर के साथ बैठाया। इसके बाद खुद दोनों आदमी सामने बैठे। हथकड़ी और बेड़ी पहने अय्यार भी एक तरफ बैठाए गए। महाराज शिवदत्त ने पूछा, इस वक्त आपने किस लिए तकलीफ की? राजा सुरेंद्र सिंह ने इसके जवाब में कहा, आज तक आपके जी में जो कुछ आया किया। क्रूर सिंह के बहकाने से हम लोगों को तकलीफ देने के लिए बहुत कुछ उपाय किया, धोखा दिया, लड़ाई ठानी, मगर अभी तक परमेश्वर ने हम लोगों की रक्षा की। क्रूर सिंह, नाजिम और अहमद भी अपनी सजा को पहुंच गए और हम लोगों की बुराई सोचते सोचते ही मर गए। अब आपका क्या इरादा है? इसी तरह कैद में पड़े रहना मंजूर है या और कुछ सोचा है? महाराज शिवदत्त ने कहा, आपकी और कुंवर वीरेंद्र सिंह की बहादुरी में कोई शक नहीं, जहां तक तारीफ की जाए थोड़ी है। परमेश्वर आपको खुश रखे और पोते का सुख दिखलाए। उसे गोद में लेकर आप खिलाएं और मैंने जो कुछ किया उसे आप माफ करें। मुझे राज्य की अब बिल्कुल अभिलाषा नहीं है। चुनारगढ़ को आपने जिस तरह फतह किया और वहां जो कुछ हुआ मुझे मालूम है। मैं अब सिर्फ एक बात चाहता हूं, परमेश्वर के लिए तथा अपनी जवामर्दी और बहादुरी की तरफ ख्याल करके मेरी इच्छा पूरी कीजिए। इतना कह हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। राजा सुरेंद्र, जो कुछ आपके जी में हो कहिए, जहां तक हो सकेगा मैं उसे पूरा करूंगा। शिवदत्त, जो कुछ मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए। मेरे आगे कोई लड़का नहीं है जिसकी मुझे फिक्र हो। हाँ, चुनारगढ़ के किले में मेरे रिश्तेदारों की कई बेवाएं हैं जिनकी परवरिश मेरे ही सबब से होती थी। उनके लिए आप कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें जिससे उन बेचारियों की जिंदगी आराम से गुजरे। और भी रिश्ते के कई आदमी हैं, लेकिन मैं उनके लिए सिफारिश न करूंगा, बल्कि उनका नाम भी न बतलाऊंगा, क्योंकि वे मर्द हैं, हर तरह से कमा खा सकते हैं। और हमको अब आप कैद से छुट्टी दीजिए। अपनी स्त्री को साथ ले जंगल में चला जाऊंगा, किसी जगह बैठकर ईश्वर का नाम लूंगा। अब मुंह किसी को दिखाना नहीं चाहता, बस, और कोई आरजू नहीं है। सुरेंद्र, आपके रिश्ते की जितनी औरतें चुनारगढ़ में हैं, सभी की अच्छी तरह से परवरिश होगी। उनके लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर आपको छोड़ देने में कई बातों का ख्याल है। शिवदत्त, कुछ नहीं, जनेऊ हाथ में लेकर मैं धर्म की कसम खाता हूं, अब जी में किसी तरह की बुराई नहीं है, कभी आपकी बुराई न सोचूंगा। सुरेंद्र, अभी आपकी उम्र भी इस लायक नहीं हुई है कि आप तपस्या करें। शिवदत्त, जो हो, अगर आप बहादुर हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। सुरेंद्र, आपकी कसम का तो मुझे कोई भरोसा नहीं, मगर आप जो यह कहते हैं कि अगर आप बहादुर हैं तो मुझे छोड़ दें,
तो मैं छोड़ देता हूँ, जहाँ जी चाहे जाइए, और जो कुछ आपको खर्च के लिए चाहिए ले लीजिए। शिवदत्त, मुझे खर्च की कोई जरूरत नहीं, बल्कि रानी के बदन पर जो कुछ जेवर हैं वह भी उतार के दिए जाता हूँ। यह कहकर रानी की तरफ देखा। उस बेचारी ने फौरन अपने बदन के सारे गहने उतार दिए। सुरेंद्र, रानी के बदन से गहने उतरवा दिए, यह अच्छा नहीं किया। शिवदत्त, जब हम लोग जंगल में ही रहना चाहते हैं तो यह हत्या क्यों लिए जाए? क्या चोरों और डकैतों के हाथों से तकलीफ उठाने के लिए और रात भर सुख की नींद न सोने के लिए? सुरेंद्र उदासी से, देखो शिवदत्त सिंह, तुम हाल ही तक चुनारगढ़ की गद्दी के मालिक थे। आज तुम्हारा इस तरह से जाना मुझे बुरा मालूम होता है। चाहे तुम हमारे दुश्मन थे तो भी मुझको इस बेचारी तुम्हारी रानी पर दया आती है। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, चाहे जहां जाओ, मगर एक दफा फिर कहता हूं, अगर तुम यहां रहना कबूल करो तो मेरे राज्य का कोई काम जो चाहो मैं खुशी से तुमको दूं, तुम यहीं रहो। शिवदत्त, नहीं, अब यहां न रहूंगा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। इस मकान के चारों तरफ से पहरा हटा दीजिए, रात को जब मेरा जी चाहेगा चला जाऊंगा। सुरेंद्र, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज शिवदत्त के चारों अय्यार चुपचाप बैठे सब बातें सुन रहे थे। बात खत्म होने पर दोनों राजाओं के चुप हो जाने पर महाराज शिवदत्त की तरफ देखकर पंडित बद्रीनाथ ने कहा, आप तो अब तपस्या करने जाते हैं, हम लोगों के लिए क्या हुक्म होता है? शिवदत्त, जो तुम लोगों के जी में आए करो, जहां चाहो जाओ। हमने अपनी तरफ से तुम लोगों को छुट्टी दे दी, बल्कि अच्छी बात हो कि तुम लोग कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ रहना पसंद करो, क्योंकि ऐसा बहादुर और धार्मिक राजा तुम लोगों को न मिलेगा। बद्रीनाथ, ईश्वर आपको कुशल से रखे। आज से हम लोग कुंवर वीरेंद्र सिंह के हुए, आप अपने हाथों हम लोगों की हथकड़ी बेड़ी खोल दीजिए। महाराज शिवदत्त ने अपने हाथों से चारों अय्यारों की हथकड़ी बेड़ी खोल दी। राजा सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने कुछ भी न कहा कि आप इनकी बेड़ी क्यों खोलते हैं। हथकड़ी बेड़ी खुलने के बाद चारों अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के पीछे जा खड़े हुए। जीत सिंह ने कहा, अभी एक दफा आप लोग चारों अय्यार मेरे सामने आइए, फिर वहां जाकर खड़े होइए। पहले अपनी मामूली रस्म तो अदा कर लीजिए। मुस्कुराते हुए पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल जीत सिंह के सामने आए और बिना कहे जनेऊ और अय्यारी का बटुआ हाथ में लेकर कसम खाकर बोले, आज से मैं राजा सुरेंद्र सिंह और उनके खानदान का नौकर हुआ। ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया करूंगा। तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी को अपना भाई समझूंगा। बस अब तो रस्म पूरी हो गई, बस और कुछ बाकी नहीं। इतना कहकर जीत सिंह ने चारों को गले से लगा लिया। फिर ये चारों अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के पीछे जा खड़े हुए। राजा सुरेंद्र सिंह ने महाराज शिवदत्त से कहा, अच्छा, अब मैं विदा होता हूँ, पहरा अभी उठाता हूँ, रात को जब जी चाहे चले जाना, मगर आओ गले तो मिल लें। शिवदत्त हाथ जोड़कर, नहीं, मैं इस लायक नहीं रहा कि आपसे गले मिलूं, नहीं, जरूर ऐसा करना होगा, कहकर सुरेंद्र सिंह ने शिवदत्त को जबरदस्ती गले लगा लिया और उदास मुख से विदा हो अपने महल की तरफ रवाना हुए। मकान के चारों तरफ से पहरा उठाते गए। जीत सिंह, बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को साथ लिए राजा सुरेंद्र सिंह अपने दीवान खाने में जाकर बैठे। घंटों तक महाराज शिवदत्त के बारे में अफसोस भरी बातचीत होती रही। मौका पाकर जीत सिंह ने अर्ज किया, अब तो हमारे दरबार में और 4 अय्यार हो गए हैं, जिसकी बहुत ही खुशी है। अगर ताबेदार को 15 दिन की छुट्टी मिल जाती तो अच्छी बात थी। यहाँ से दूर बेरादरी में कुछ काम है, जाना जरूरी है। सुरेंद्र सिंह, इधर एक एक 2-2 रोज की कई दफा तुम छुट्टी ले चुके हो। जीत सिंह, जी हाँ, घर ही में कुछ काम था, मगर अब की तो दूर जाना है, इसलिए 15 दिन की छुट्टी मांगता हूँ। मेरी जगह पर पंडित बद्रीनाथ जी काम करेंगे, किसी बात का हर्ज न होगा। सुरेंद्र सिंह, अच्छा जाओ, लेकिन जहां तक हो सके जल्द आना। राजा सुरेंद्र सिंह से विदा हो जीत सिंह अपने घर गए और बद्रीनाथ वगैरह चारों अय्यारों को भी कुछ समझाने बुझाने के लिए साथ लेते गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह तीनों अय्यारों के साथ खोह के अंदर घूमने लगे। तेज सिंह ने इधर उधर के कई निशानों को देखकर कुमार से कहा, बेशक यहाँ का छोटा तिलिस्म तोड़कर कोई खजाना ले गया, जरूर कुमारी चंद्रकांता को भी उसी ने कैद किया होगा। मैंने अपने उस्ताद की जुबानी सुना था कि इस खोह में कई इमारतें और बाग देखने बल्कि रहने लायक हैं। शायद वह चोर इन्हीं में कहीं मिल भी जाए तो ताज्जुब नहीं कुमार। तब जहां तक हो सके काम में जल्दी करनी चाहिए। तेज सिंह, बस हमारे साथ चलिए, अभी से काम शुरू हो जाए। यह कहकर तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को उस पहाड़ी के नीचे ले गए जहां से पानी का चश्मा शुरू होता था।
उस चश्मे से उत्तर को 40 हाथ नाप कर कुछ जमीन खोदी। कुमार से तेज सिंह ने कहा था, इस छोटे तिलिस्म के तोड़ने और खजाना पाने की तरकीब किसी धातु के पत्थर पर खोदी हुई यही जमीन में गड़ी है, मगर इस वक्त यहाँ खोदने से उसका कुछ पता न लगा। हाँ, एक खत उसमें से जरूर मिला जिसको कुमार ने निकाल कर पढ़ा। यह लिखा था, अब क्या खोदते हो, मतलब कि कोई चीज नहीं है, जो था सो निकल गया, तिलिस्म टूट गया, अब हाथ मल के पछताओगे। तेज सिंह कुमार की तरफ देखकर, देखिए यह पूरा सबूत तिलिस्म टूटने का मिल गया। कुमार, जब तिलिस्म टूट ही चुका है तो उसके हर एक दरवाजे भी खुले होंगे। हाँ, जरूर खुले होंगे। यह कहकर तेज सिंह पहाड़ियों पर चढ़ाते घुमाते फिराते कुमार को एक गुफा के पास ले गए, जिसमें सिर्फ एक आदमी के जाने लायक राह थी। तेज सिंह के कहने से एक एक कर चारों आदमी उस गुफा में घुसे। भीतर कुछ दूर जाकर खुलासी जगह मिली, यहाँ तक कि चारों आदमी खड़े होकर चलने लगे, मगर टटोलते हुए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, हाथ तक नहीं दिखाई देता था। चलते चलते कुंवर वीरेंद्र सिंह का हाथ एक बंद दरवाजे पर लगा, जो धक्का देने से खुल गया और भीतर बखूबी रोशनी मालूम होने लगी। चारों आदमी अंदर गए। छोटा सा बाग देखा जो चारों तरफ से साफ, कहीं तिनके का नामो निशान नहीं। मालूम होता था अभी कोई झाड़ू देकर गया है। इस बाग में कोई इमारत न थी, सिर्फ एक फव्वारा बीच में था, मगर यह नहीं मालूम होता था कि इसका हौज कहाँ है। बाग में घूमने और इधर उधर देखने से मालूम हुआ कि ये लोग पहाड़ी के ऊपर चले गए हैं। जब फव्वारे के पास पहुंचे तो एक बात ताज्जुब की दिखाई पड़ी। उस जगह जमीन पर जनाने हाथ का एक जोड़ा कंगन नजर पड़ा, जिसे देखते ही कुमार ने पहचान लिया कि कुमारी चंद्रकांता के हाथ का है। झट उठा लिया, आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। तेज सिंह से पूछा, यह कंगन यहाँ क्यों कर पहुंचा, इसके बारे में क्या ख्याल किया जाए। तेज सिंह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि उनकी निगाह एक कागज पर जा पड़ी, जो उसी जगह खत की तरह मोड़ा पड़ा हुआ था। जल्दी से उठा लिया और खोल कर पढ़ा। यह लिखा था, बड़ी होशियारी से जाना, अय्यार लोग पीछा करेंगे, ऐसा ना हो कि पता लग जाए, नहीं तो तुम्हारा और कुमार दोनों का ही बड़ा भारी नुकसान होगा। अगर मौका मिला तो कल आऊंगी वही। इस पुर्जे को पढ़कर तेज सिंह किसी सोच में पड़ गए। देर तक चुपचाप खड़े न जाने क्या क्या विचार करते रहे। आखिर कुमार से न रह गया, पूछा, क्यों, क्या सोच रहे हो, इस खत में क्या लिखा है। तेज सिंह ने वह खत कुमार के हाथ में दे दी। वे भी पढ़कर हैरान हो गए। बोले, इसमें जो कुछ लिखा है उस पर गौर करने से तो मालूम होता है कि हमारे और वन कन्या के मामले में ही कुछ है, मगर किसने लिखा यह पता नहीं लगता। तेज सिंह, आपका कहना ठीक है, पर मैं एक और बात सोच रहा हूं जो इससे भी ताज्जुब की है। कुमार, वह क्या। तेज सिंह, इन हरफों को मैं कुछ कुछ पहचानता हूं, मगर साफ समझ में नहीं आता क्योंकि लिखने वाले ने अपना हरफ छिपाने के लिए कुछ बिगाड़ कर लिखा है। कुमार, खैर, इस खत को रख छोड़ो, कभी न कभी कुछ पता लग ही जाएगा, अब आगे का काम करो। फिर ये लोग घूमने लगे। बाग के कोने में इन लोगों को छोटी छोटी 4 खिड़कियां नजर आईं, जो एक के साथ एक बराबर सी बनी हुई थीं। पहले चारों आदमी बाएं तरफ वाली खिड़की में घुसे। थोड़ी दूर जाकर एक दरवाजा मिला, जिसके आगे जाने की बिल्कुल राह न थी, क्योंकि नीचे बेढब खतरनाक पहाड़ी दिखाई देती थी। इधर उधर देखने और खूब गौर करने से मालूम हुआ कि यह वही दरवाजा है जिसको इशारे से उस योगी ने तेज सिंह को दिखाया था। इस जगह से वह दालान बहुत साफ दिखाई देता था, जिसमें कुमारी चंद्रकांता और चपला बहुत दिनों तक बेबस पड़ी थीं। ये लोग वापस होकर फिर उसी बाग में चले आए और उसके बगल वाली दूसरी खिड़की में घुसे, जो बहुत अंधेरी थी। कुछ दूर जाने पर उजाला नजर पड़ा, बल्कि हद तक पहुंचने पर एक बड़ा सा खुला फाटक मिला, जिससे बाहर होकर ये चारों आदमी खड़े हो चारों ओर निगाह दौड़ाने लगे। लंबे चौड़े मैदान के सिवाय और कुछ न नजर आया। तेज सिंह ने चाहा कि घूमकर इस मैदान का हाल मालूम करें, मगर कई सबबों से वे ऐसा न कर सके। एक तो धूप बहुत कड़ी थी, दूसरे कुमार ने घूमने की राय न दी और कहा, फिर जब मौका होगा इसको देख लेंगे। इस वक्त तीसरी व चौथी खिड़की में चलकर देखना चाहिए कि क्या है। चारों आदमी लौट आए और तीसरी खिड़की में घुसे। एक बाग में पहुंचते ही देखा वनकन्या कई सखियों को लिए घूम रही है, लेकिन कुंवर वीरेंद्र सिंह वगैरह को देखते ही तेजी के साथ बाग के कोने में जाकर गायब हो गई। चारों आदमियों ने उसका पीछा किया और घूम घूम कर तलाश भी किया, मगर कहीं कुछ भी पता न लगा। हाँ, जिस कोने में जाकर वे सब गायब हुई थीं, वहां जाने पर एक बंद दरवाजा जरूर देखा, जिसकी खोलने की बहुत तरकीब की मगर न खुला। उस बाग की एक तरफ छोटी सी बाराहदरी थी। लाचार होकर अय्यारों के साथ कुंवर वीरेंद्र सिंह उस बाराहदरी में एक और बैठकर सोचने लगे, यह वनकन्या यहाँ कैसे आई, क्या उसके रहने का यही ठिकाना है। फिर हम लोगों को देखकर भाग क्यों गई, क्या अभी हमसे मिलना उसे मंजूर नहीं। इन सब बातों को सोचते सोचते शाम हो गई, मगर किसी की अक्ल ने कुछ काम न किया।
इस बाग में मेवों के दरख्त बहुत थे और एक छोटा सा चश्मा भी था। चारों आदमियों ने मेवों से अपना पेट भरा और चश्मे का पानी पीकर उसी बारहदरी में जमीन पर ही लेट गए। यह राय ठहरी कि रात को इसी बारहदरी में गुजारा करेंगे, सवेरे जो कुछ होगा देखा जाएगा। टेवी सिंह ने अपने बटुए में से सामान निकालकर चिराग जलाया। इसके बाद बैठकर आपस में बातें करने लगे। कुमार, चंद्रकांता की मोहब्बत में हमारी दुर्गति हो गई, इस पर भी अब तक कोई उम्मीद मालूम नहीं पड़ती। तेज सिंह, कुमारी सही सलामत हैं और आपको मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। जितनी मेहनत से जो चीज मिलती है उसके साथ उतनी ही खुशी में जिंदगी बीतती है। कुमार, तुमने चपला के लिए कौन सी तकलीफ उठाई? तेज सिंह, तो चपला ही ने मेरे लिए कौन सा दुख भोगा? जो कुछ किया कुमारी चंद्रकांता के लिए। ज्योतिषी, क्यों तेज सिंह, क्या यह चपला तुम्हारी ही जाति की है? तेज सिंह, इसका हाल तो कुछ मालूम नहीं कि यह कौन जात है, लेकिन जब मोहब्बत हो गई तो फिर चाहे कोई जात हो। ज्योतिषी, लेकिन क्या उसका कोई वली वारिस भी नहीं है? अगर तुम्हारी जाति की न हुई तो उसके माँ बाप कब कबूल करेंगे? तेज सिंह, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसको मार डालूंगा और अपनी भी जान दे दूंगा। कुमार, कुछ इनाम दो तो हम चपला का हाल तुम्हें बता दें। तेज सिंह, इनाम में हम चपला ही को आपके हवाले कर देंगे। कुमार, खूब याद रखना, चपला फिर हमारी हो जाएगी। तेज सिंह, जी हाँ आपकी हो जाएगी। कुमार, चपला हमारी ही जाति की है। इसका बाप बड़ा भारी जमींदार और पूरा अय्यार था। इसको 7 दिन की छोड़कर इसकी माँ मर गई। इसके बाप ने इसे पाला और अय्यारी सिखाई। अभी कुछ ही वर्ष गुजरे हैं कि इसका बाप भी मर गया। महाराज जयसिंह उसको बहुत मानते थे। उसने उनके बहुत बड़े बड़े काम किए थे। मरने के वक्त अपनी बिल्कुल जमा पूंजी और चपला को महाराज के सुपुर्द कर गया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। महाराज जयसिंह इसको अपनी लड़की की तरह मानते हैं और महारानी भी इसे बहुत चाहती हैं। कुमारी चंद्रकांता का और इसका लड़कपन ही से साथ होने के सबब दोनों में बड़ी मोहब्बत है। तेज सिंह, आज तो आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई। बहुत दिनों से इसका खुटका लगा हुआ था, पर कई बातों को सोचकर आपसे नहीं पूछा। भला यह बातें आपको मालूम कैसे हुई? कुमार, खास चंद्रकांता की जुबानी। तेज सिंह, है तब तो बहुत ठीक है। तमाम रात बातचीत में गुजर गई, किसी को नींद न आई। सवेरे ही उठकर जरूरी कामों से छुट्टी पा उसी चश्मे में नहाकर संध्या पूजा की और कुछ मेवा खा। जिस राह से उस बाग में गए थे उसी राह से लौट आए और चौथी खिड़की के अंदर क्या है यह देखने के लिए उसमें घुसे। उसमें भी जाकर एक हरा भरा बाग देखा, जिसे देखते ही कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा, आप इस बाग को देखकर चौंके क्यों? इसमें कौन सी अद्भुत चीज आपको नजर पड़ी? कुमार, मैं इस बाग को पहचान गया। तेज सिंह, ताज्जुब से, आपने इसे कब देखा था? कुमार, यह वही बाग है जिसमें मैं लश्कर से लाया गया था। इसी में मेरी आंखें खुली थीं। इसी बाग में जब आंखें खुली तो कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी और इसी बाग में खाना भी मिला था, जिसे खाते ही मैं बेहोश होकर दूसरे बाग में पहुंचाया गया था। वह देखो, सामने वह छोटा सा तालाब है जिसमें मैंने स्नान किया था। दोनों तरफ 2 जामुन के पेड़ कैसे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। तेज सिंह, हम भी इस बाग की सैर कर लेते तो बेहतर था। कुमार, चलो घूमो। मैं ख्याल करता हूं कि उस कमरे का दरवाजा भी खुला होगा जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी। चारों आदमी उस बाग में घूमने लगे। कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जो चीजें पहले कुमार ने देखी थी आज भी नजर पड़ी। सफाई भी अच्छी थी। किसी जगह गर्द या कतवार का नामो निशान न था। पहली दफा जब कुमार इस बाग में आए थे तब इनकी दूसरी ही हालत थी। ताज्जुब में भरे हुए थे, तबीयत घबरा रही थी, कई बातों का सोच घेरे हुए था, इसलिए इस बाग की सैर पूरी तरह से नहीं कर सके थे। पर आज अपने अय्यारों के साथ हैं, किसी बात की फिक्र नहीं, बल्कि बहुत से अरमानों के पूरा होने की उम्मीद बंध रही है। खुशी खुशी अय्यारों के साथ घूमने लगे। आज इस बाग की कोई कोठरी, कोई कमरा, कोई दरवाजा बंद नहीं है। सब जगहों को देखते, अपने अय्यारों को दिखाते और मौके मौके पर यह भी कहते जाते हैं, इस जगह हम बैठे थे, इस जगह भोजन किया था, इस जगह सो गए थे कि दूसरे बाग में पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, दोपहर को भोजन करके सो रहने के बाद आप जिस कमरे में पहुंचे थे, जरूर उस बाग का रास्ता भी कहीं इस बाग में से ही होगा। अच्छी तरह घूम के खोजना चाहिए। कुमार, मैं भी यही सोचता हूँ। देवी सिंह, कुमार से, पहली दफा जब आप इस बाग में आए थे तो खूब खातिर की गई थी। नहाकर पहनने के कपड़े मिले, पूजा पाठ का सामान दुरुस्त था, भोजन करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिली थीं, पर आज तो कोई बात भी नहीं पूछता। यह क्या?
कुमार है, यह तुम लोगों के कदमों की बरकत है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता। अध्याय 4 दौड़ से लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।